आज हम स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड। हम लिविंग वर्ल्ड का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। देखो, आपको यहाँ पर एक एक एनसीईआरटी की लाइन कवर कर दी है मैंने नोट्सों में, खुद के द्वारा नोट्स बनाए गए हैं। ये बहुत ही आपको जल्दी से याद कराएंगे। लिविंग वर्ल्ड आपका वन शॉट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। हम पहले पढ़ते हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। इसमें लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला टॉपिक आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। 5 लिविंग बीइंग के करेक्टर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन पुट अप करेंगे इधर। ठीक है, तो पहला आता है इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में अंदर आप सब कुछ जानते ही हो कि सेल क्या होती है, टिश्यूज क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, इसमें बस ये याद रखना है आपको कि सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, वो क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब दूसरा क्या आता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कहते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की मतलब वो लिविंग में ही पाई जानी चाहिए, एनी और नॉन लिविंग में ये ना पाई जाए तो वो प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफाइनिंग फीचर बन जाता है ऑर्गेनिज्म का, और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखो, मेटाबॉलिज्म है ना वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब जैसे मैं कहूँ मेटाबॉलिज्म, अब एक हमारे मन में डाउट आता है कि हमारा जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब जैसे कि हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा। उसमें भी तो क्या कहते हैं, आपका ओवा डाल दिया जाता है और स्पर्म डाल दिया जाता है तो जायगोट बनता है। वो भी तो एक लिविंग रिएक्शन चल रही है। तो आप कह दोगे टेस्ट ट्यूब भी तो लिविंग हो गई, बट एनसीईआरटी ने जवाब दिया है कि जो टेस्ट ट्यूब में ना रिएक्शन चल रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो लिविंग है, ना कि टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग है। ठीक है ना, तो हमारा ये एनसीईआरटी मेटाबॉलिज्म हमारा विवो में भी चलता है। विवो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और विट्रो होता है मतलब नॉन लिविंग, यानी जैसे कि टेस्ट ट्यूब। तो एनसीईआरटी ने कहा कि जो रिएक्शन इन विट्रो है ना, नॉट अ लिविंग थिंग, मतलब जो हमारा टेस्ट ट्यूब है वो लिविंग थिंग नहीं है, बट जो रिएक्शन चल रही है वो लिविंग है। ये एनसीईआरटी ने जवाब दिया है। तो समझने आया। बस मेटाबॉलिज्म में आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि पहली बात तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये केवल आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगी मेटाबॉलिज्म। और दूसरी बात याद रखनी है कि जो विट्रो में हो रही है ना वो रिएक्शन है ना, वो लिविंग है, बट हमारा जो विट्रो है वो लिविंग थिंग नहीं है। ये बात को आपको क्लियर करना चाहिए। ठीक है ना, अब आता है ग्रोथ। थर्ड आता है ग्रोथ। ठीक है ना, ग्रोथ है, ग्रोथ इरिवर्सिबल क्या होता है, ग्रोथ क्या है पहले ये बताओ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड सेल साइज। भाई ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ यही तो होता है, हमारा ये बॉडी बढ़ रही है तो हमारा ये दोबारा से कम थोड़ी ना हो जाएगी। कहने का मतलब है हमारी हाइट है वो एक हमारी ग्रोथ ही तो है, अब वो कम थोड़ी ना होने वाली है हमारी। तो क्या है? ग्रोथ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड सेल साइज। ठीक है, अब क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, इंक्रीज इन सेल साइज एंड सेल नंबर इज ट्विन करेक्टर ऑफ लाइफ। क्या होता है? हमारा जो सेल साइज, हमारी देखो सेल, सेल का क्या कहते हैं, क्या होता है, देखो हमारा एक सेल है वो अपना नंबर भी इंक्रीज करती है। जब डिवाइड करती है 1 से 2, 2 से 4, तो ये नंबर ही तो इंक्रीज कर रही है सेल, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। और दूसरा, हमारा सेल अपना साइज भी तो बढ़ाती है। ठीक है, अपने क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म को बढ़ाकर, अपने प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाकर अपना सेल का साइज भी बढ़ाती है। तो ये क्या कहते हैं, आपका क्या कर रही है, हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, दोनों चीज़ों की वजह से हो रही है कि नहीं हो रही है, एक सेल साइज के इंक्रीज होने वजह से और एक सेल नंबर के इंक्रीज होने की वजह से। तो इसीलिए एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, इंक्रीज इन सेल साइज एंड सेल नंबर इज ट्विन करेक्टर ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो एक बात याद रखो, प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट है, प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। आप भी जानते हो कितनी प्लांट्स की कितनी हाइट होती है, जबकि हमारे एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ होती है। हमारी कुछ एक पर्टिकुलर ही तो हाइट होती है, 5.5 फुट, 5 फुट, 6 फुट, और जबकि हमारे प्लांट्स की कितनी हाइट होती है, बहुत ज़्यादा हाइट होती है। अब ऐसा आंसर, प्लांट्स की इतनी हाइट क्यों होती है, क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हर जगह जगह पर। ठीक है ना, वो पूरी लाइफ के ड्यूरिंग एक्टिव रहते हैं इस वजह से। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल में ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप ये मानो एनसीईआरटी की एक लाइन नहीं छूटेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब हमारे अंदर एक क्वेश्चन आया कि जो हमारा ये ग्रोथ है ये एनिमल का डिफाइनिंग फीचर है। जो ग्रोथ है वो हमारा एनिमल्स का डिफाइनिंग फीचर है। तो फिर एक क्वेश्चन हमारे अंदर आया कि हमारे जो
माउंटेन्स होते हैं, जो हमारे पहाड़ होते हैं, उनकी भी तो ग्रोथ होती है। हमने भी तो सुना है कि पत्थर भी बढ़ते हैं। पहले जो माउंटेन था वो छोटा था, अब थोड़ा कुछ सालों बाद वो बड़ा हो गया, तो यानी पत्थर भी बढ़ते हैं। तो ये फिर वो तो पत्थर क्या लिविंग है? पत्थर तो नॉन लिविंग है। तो फिर तो इसीलिए लिविंग बीइंग की जो ग्रोथ है, फिर आंसर दिया है एनसीईआरटी ने, लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग की जो ग्रोथ होती है ना, वो इंटरनल ग्रोथ होती है, यानी इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। और जो हमारे नॉन लिविंग बीइंग है उनमें भी ग्रोथ होती है, ठीक है ना, मगर वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। क्यों एक्सटर्नल ग्रोथ होती है? वो डिपोजिशन के कारण होती है, ठीक है ना। किसके कारण होती है? डिपोजिशन के कारण होती है। ये समझने आ गया। तो इसीलिए यानी ग्रोथ दोनों में पाई जा रही है। किसमें? हमारे लिविंग में भी पाई जा रही है और नॉन लिविंग में भी पाई जा रही है। तो इसीलिए ग्रोथ हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। यानी हम अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। एक क्या? सेलुलर स्ट्रक्चर, तीसरा हमारा मेटाबॉलिज्म, चौथा हमारा वो दूसरा हमारा मेटाबॉलिज्म, और तीसरा ग्रोथ। तो ग्रोथ हमारी नॉन डिफाइनिंग है, बाकी दोनों वो क्या थी? डिफाइनिंग फीचर था। अब आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? रिप्रोडक्शन। देखो फोर्थ क्या है हमारी? रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड एल्गी वो कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं? असेक्सुअली। किसके द्वारा? भाई स्पोर फॉर्मेशन। डायरेक्ट ये याद करो, एनसीईआरटी की लाइन है आज। अब एनटीए बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें याद करना है क्या? फंजाई और बैक्टीरिया और एल्गी वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। किसके द्वारा? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। ईस्ट एंड हाइड्रा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय बडिंग। क्या? ईस्ट एंड हाइड्रा हैं, जो हमारा ईस्ट एंड हाइड्रा हैं वो बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो अमीबा एंड पैरामीशियम है, क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम है, वो बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। ये कौन से मोड हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं। अभी ऊपर मैंने हेडिंग में लिख दिया ना, फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के असेक्सुअली। तो अब ये स्पेसिफिक है। ईस्ट एंड हाइड्रा कौन सी है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, बडिंग के द्वारा। अमीबा एंड पैरामीशियम बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? फ्लेट वॉर्म है, यानी प्लेटी हेलमंथीज है ये प्लेनेरिया। ये इसमें क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन पावर पाई जाती है। जो प्लेनेरिया है, फ्लेट वॉर्म है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ये अपने आप को इस रीजनरेट कर लेता है, इसमें ट्रू रीजनरेशन पावर पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो एक और चीज दी हुई है, फिलामेंटस एल्गाई, फंजाई और प्रोटोनीमा इन मॉसेस, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, मॉसेस क्या होती हैं? ब्रायोफाइटी तो होती हैं। जो फिलामेंटस एल्गी है, फंजाई है और प्रोटोनीमा इन मॉसेस है, ये किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। ये तुम्हें चारों चीजें ये तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन हर, ठीक है ना, हर टेस्ट में पूछा जाता है। अब आती है बात रिप्रोडक्शन की। देखो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स बिकॉज रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन सेल नंबर। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया क्या है? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये कह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने कहा बैक्टीरिया ने एक सेल से 2 सेल बनाई डिवाइड करके, तो उसने क्या करा? ये अपना रिप्रोडक्शन करा, ठीक है। और अब इसकी मैं पूछ रहा हूं कि ये ग्रोथ कैसे करते हैं? तो ये ग्रोथ भी इनकी ये ऐसे ही होती है, 1 से 2 सेल का नंबर बढ़ा के ही होती है ना। ये अपना सेल साइज तो इंक्रीज नहीं करते हैं बैक्टीरिया। तो इसीलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ना, किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सिनोनिम्स है। बिकॉज रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन सेल नंबर। समझने आया? ये दोनों भाई, ग्रोथ भी करनी है तो भी इन्हें अपने सेल का नंबर बढ़ाना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, और रिप्रोडक्शन करना है तो अभी सेल का नंबर। तो इसीलिए इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट। मतलब आप फर्क नहीं कर सकते हो कि ग्रोथ
ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन, दोनों बात एक ही है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये मान के चलो हमें अपने आप में दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना, कि रिप्रोडक्शन क्या है। अब जैसे हम अपनी बात लें ह्यूमन की, तो हमें पता है ना कि ग्रोथ क्या है और रिप्रोडक्शन क्या है, समझ रहे हो। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, और ये क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। अब ये मेरे को ये बताओ, जो रिप्रोडक्शन है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या? ये एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। बताओ क्यों, बताओ क्यों, क्यों होती है रिप्रोडक्शन? क्योंकि अब मान के चलो कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं ह्यूमन के जो क्या कहते हैं स्टेराइल होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो अब वो क्या नॉन लिविंग है तो लिविंग, मगर वो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर पा रहे हैं। तो बताओ, तो ये लिविंग में नहीं पाया जा रहा, हर लिविंग में नहीं पाया जा रहा रिप्रोडक्शन, तो इसे हम क्या कह देंगे भाई, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अभी तक दो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आ गई, एक ग्रोथ एक रिप्रोडक्शन। देखो क्या क्या एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में। स्ट्राइल वर्कर वी होती हैं, वो स्ट्राइल होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। स्ट्राइल ह्यूमन बींग, कुछ कपल होते हैं जो स्टाइल होते हैं। एंड म्यूल जानते ही हो आप, खच्चर, ठीक है। ये हो गया। अब आती है पांचवी बात, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस मतलब क्या होती है, चेतना। चेतना क्या होती है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है ना। एबिलिटी टू रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस। भाई कॉन्शियसनेस क्या है, हम में कॉन्शियसनेस है, हम कॉन्शियस हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि जैसे मेरे को किसी ने नोचा, या मेरे को किसी ने आग लगाई, तो मेरे को पता चल जाती है ना, तो मैं इसीलिए मैं कॉन्शियस हूँ, ठीक है ना। अब ये नॉन लिविंग बींग है, जैसे कि कोई भी ईंट है, मैं ईंट में थप्पड़ मारूं तो वो मेरे पे रिप्लाई थोड़ी ना करेगा, तो उसमें चेतना नहीं है, नॉन लिविंग बॉडी है वो, ठीक है। और हम कैसे हैं, लिविंग है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, चेतना। एबिलिटी टू रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलस कैसे हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे एलर्जिक रिएक्शन, ये भी एक कॉन्शियसनेस का पार्ट है, समझ रहे हो। तो ये फिजिकल जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ये डायरेक्ट पूछा गया है कई बार कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल। एनसीईआरटी की तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक लाइन को पुट कर दिया है इसमें नोट्सों में, ठीक है। अब बात आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ओनली फाउंड इन ह्यूमन बींग। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, वो केवल किस में पाई जाती है, ह्यूमन बींग में। हमें अपने आप, हमें पता है, ये सारी चीज़ें पता है कि हमको पता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें पढ़ाई करनी है, ये सब चीज़ें हमें पता है। कुत्ते बिल्ली को ये चीज़ें थोड़ी ना पता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में पाई जाती है, ओनली ह्यूमन बींग में पाई जाती है। अब देखो एक लाइन और दी हुई है एनसीईआरटी में, क्या लाइन दी हुई है, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो फोटो पीरियड होता है ना, वो किन के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, सीजनल ब्रीडर्स के लिए। सीजनल ब्रीडर्स प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी होते हैं, समझ गए। सीजनल ब्रीडर जो सीजन्स में ब्रीड करते हैं, समझ रहे हो। कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस क्या है आपकी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो 5 प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, 5 में से 3 तो क्या है आपकी डिफाइनिंग है, 2 क्या है नॉन डिफाइनिंग है। कौन कौन सी डिफाइनिंग है, पहला सेलुलर स्ट्रक्चर डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है, और तीसरा कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग है। और नॉन डिफाइनिंग कौन है आपका, नॉन डिफाइनिंग कौन है, रिप्रोडक्शन है एक, और एक ग्रोथ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि अब जो पर्सन इन कॉमा इज लिविंग और नॉन लिविंग, जो कॉमा में पेशेंट डला हुआ है वो, उसको आप लिविंग मानोगे या नॉन लिविंग मानोगे, ठीक है। तो इसका एनसीईआरटी ने जवाब दिया है कि जो कॉमा में पर्सन है ना तो हम उसे लिविंग ही मान सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग मान सकते हैं। क्यों नहीं हमें लिविंग मान सकते हैं और क्यों नहीं हम नॉन लिविंग मान सकते हैं, क्योंकि जो भाई जो कॉमा में पेशेंट है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सब काम हो रहा है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है उसके अंदर। तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो मेटाबॉलिज्म किस में चलता है, केवल लिविंग में। तो इस तरीके से तो लिविंग हो गया। अब मान के चलो कॉमा में उसे कॉन्शियसनेस नहीं है, समझ रहे हो। जो कॉमा में पेशेंट है उसमें आप कॉन्शियसनेस तो नहीं है, आप उसको नोचो तो वो
वो उसे कॉन्शियसनेस ही नहीं है, वो क्या कहते हैं उसके रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा नोचने पर। तो बताओ इस तरीके से वो किस में आ गया, किस कैटेगरी में आ गया, नॉन लिविंग। तो इसीलिए कॉमा वाले पेशेंट को हमने अलग नाम दे दिया, क्या, कॉमा। ना तो वो क्या कहते हैं हमारा लिविंग में ही है और ना ही नॉन लिविंग में। ठीक है, बात समझ नहीं आई। तो हमारे 5 प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर। आउट ऑफ ऑल दीज 5 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। क्या है, जो ये हमने अभी 5 कैरेक्टर पढ़े हैं, कौन से, ये लिविंग बीइंग के, इनमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होता है। तो एनसीईआरटी ने आंसर दिया है कॉन्शियसनेस का, वो कि जो आपका इनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, कॉन्शियसनेस हमारा जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इस कॉन्शियसनेस में ना सबसे ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम, सबसे ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैसे, आपको ये पता है कॉन्शियसनेस में हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। समझने आया। तो जो कॉन्शियसनेस है ना, वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। समझने आया। अब एक नोट पढ़ो कि ये एनसीईआरटी में दिया है, जितने भी लिविंग फिनोमेना हो रहे हैं ना, आर ड्यू टू इंटरेक्शंस। किसकी वजह से हो रहे हैं, जितने भी लिविंग फिनोमेना हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इंटरेक्शन की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल सच बात है। अब मान के चलो हमारा क्या कहते हैं, जो नॉन लिविंग मैटर था, उसने नॉन लिविंग मैटर ने मिलकर हमारी क्या बनाई, सेल बनाई। यानी लिविंग मैटर ने जब नॉन लिविंग मैटर ने जब आपका इंटरेक्शन करा, तब क्या बनी, सेल। जब बहुत सारी सेलों ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूओं ने क्या मिलकर बनाया, ऑर्गन। और ऑर्गनों ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। तो बताओ हम पूरे जो लिविंग हमारा जो फिनोमेना है, जो हम लिविंग है, वो किसकी वजह से है, इन सबों ने इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो जितने भी लिविंग फिनोमेना है आर ड्यू टू इंटरेक्शन। किसकी वजह से है, इंटरेक्शन की वजह से है। अब ये मान के चलो जो हमारी प्रॉपर्टी सेल में पाई जाती हैं, वो सेल ऑर्गेनेली में थोड़ी ना पाई जाती हैं। जो सेल ऑर्गेनेली में पाई जाती हैं जो प्रॉपर्टी, वो क्या कहते हैं आपका नॉन लिविंग मैटर में थोड़ी ना पाई जाती हैं, यानी बायोमोलिक्यूल में थोड़ी ना पाई जाती हैं जो प्रॉपर्टी। अब ऐसे ही जो काम हमारा टिश्यू कर सकता है, वो अकेली सेल थोड़ी ना कर सकती है। जो काम हमारा ऑर्गन सिस्टम कर सकता है, वो अकेला ऑर्गन थोड़ी ना कर सकता है। तो जितना भी लिविंग फिनोमेना है, वो किसकी वजह से, इंटरेक्शंस की वजह से हो रहा है, यानी इंटीग्रेशन हुआ है। समझने आया बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एनसीईआरटी ने इस चीज को बोला है। ठीक है, एक एक एनसीईआरटी की लाइन पुट अप है इसमें। ठीक है, अब आती है बात नॉमेनक्लेचर। ये डायरेक्ट दिया हुआ है आईसीबीएन और आईसीजेडएन, नॉमेनक्लेचर करना है अब। ठीक है, तो आईसीबीएन क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या है आईसीबीएन, आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। डायरेक्ट याद करना, ये दो ही आपको याद रखनी है, दो ही फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, यही बार बार पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो अब इतनी सारी हमारे पास स्पीसीज आ गई, कितनी अभी हमें दिया है एनसीईआरटी ने कि हमारे पास कितनी स्पीसीज नॉन है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज नॉन है। इतनी सारी हमारे स्पीसीज हमें पता है। अब बताओ इन स्पीसीजों का हम कैसे नाम याद रखेंगे। अब जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे यहाँ पे जो आलू है, ठीक है, हमारे यहाँ पे अंग्रेज अमेरिका में क्या बोलते हैं इसे, पोटैटो। इंडिया में हम इसे आलू बोल रहे हैं। और ठीक है, जो हम महाराष्ट्र में चले जाओ, ये इधर नॉर्थ इंडिया में इसे हम आलू बोल रहे हैं, और जैसे महाराष्ट्र में चले जाओ तो इसे बटाटा बोलते हैं। अब और कहीं पे चले जाओ तो अब चाइना वाले कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं आलू को। तो अब बताओ डिफ़िकल्टी हो जाएगी, हम चाइना जाएँ और हम आलू आलू चिल्ला रहे हैं, वो कुछ और बोलते हैं। तो कैसे, हर चीज़ का एक यूनिवर्सल नेम चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, एक यूनिवर्सल नेम। तो उस यूनिवर्सल नेम के लिए हमने क्या करा, एक साइंटिस्टों ने अपने अपने सिस्टम दिए। तो उसमें से एक सिस्टम क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने।
और किस बुक में लिखा था इन्होंने, सिस्टेमा नेचुरी में। ठीक है, तो इन्होंने जो कहा, ठीक है ना, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने, और किस बुक में दिया, सिस्टेमा नेचुरी में। ठीक है, अब बात आती है आपकी, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता क्या है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता है कि जो भी साइंटिफिक नेम है ना, हर एनिमल चाहे कोई भी प्लांट हो, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो दो नेमों से मिलकर बनेगा। कैरोलस लीनियस ने क्या कहा, वो दो नेम से मिलकर बनेगा। एक क्या होगा, जेनेरा यानी जीनस, एक क्या होगा, स्पीसीज यानी स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आम का दे रहा हूं, मैंगीफेरा इंडिका। आम का जो साइंटिफिक नेम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। इसके आपको लिखने के रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात तो, कोई भी साइंटिफिक नेम है वो किससे मिलकर बना हुआ है, जीनस और स्पीसीज से। ठीक है, जीनस और स्पीसीज से। जो जीनस है ना वो पहले लिखा जाता है, और स्पीसीज बाद में लिखा जाता है। और स्पीसीज के बाद क्या लिखा जाता है, ऑथर का नेम, जिसने इस नेम को डिस्क्राइब करा। समझ रहे हो, इस नेम को जिसने डिस्क्राइब करा उसका नाम लिखा जाता है। तो अब देखो, इन तीनों चीजों को लिखने के कुछ रूल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो अब उनको पढ़ते हैं हम। देखो क्या है, जैसे हमें जो जीनस है ना, पहली बात तो, सबसे पहली बात, जीनस फर्स्ट नेम होता है वो पहले लिखा जाता है। जीनस का जो पहला लेटर होता है ना वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, जीनस का कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और जो स्पीसीज है, स्पीसीज जीनस के बाद लिखी जाती है, और पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, पूरे चांसेस रहते हैं, क्या कहते हैं, नीट में जब भी क्वेश्चन उठे ना वो इन तीन इधर से ही उठता है। एक तो क्या कहते हैं, इससे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, एक वो टेक्सोनोमिक एड्स से। ठीक है ना, वहां से उठता है। तो ये दो टॉपिक हैं, यहीं से उठता है क्वेश्चन, तो बार बार आ भी रहा है यहीं से। देखो, तो पहला लेटर, पहला जो जीनस का नेम है वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का स्मॉल होना चाहिए। अब एक और बात सुनो, जो आपको नेम लिखना है ना, जब आप क्या कहते हैं अपने हाथ से नाम लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा हाथ से, तब इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जीनस को आपको अलग सेपरेटली लाइनिंग करनी है, उसकी अंडरलाइनिंग करनी है, और इंडिका की अपनी सेपरेट इधर अंडरलाइन करनी है। और जीनस और स्पीसीज के बाद ऑथर का नाम लिखना है, यानी साइंटिस्ट का नाम लिखना है। मगर कैसे लिखना है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। ठीक है ना, इस तरीके से। समझने आया, इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। एक एक रूल को अच्छी तरीके से सुनो। ठीक है, अब आता है जो जेनेरा एंड स्पीसीज राइट इन इटैलिक्स। अब देखो, अगर हमें इन्हें प्रिंट करवाना है, जैसे हम प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट हो रहे हैं साइंटिफिक नेम, तो उन्हें हमें इटैलिक्स में लिखना है। इटैलिक्स यानी थोड़ी सी तिरछी लैंग्वेज होती है ना, तिरछे अक्षर होते हैं, उनमें लिखना है, इटैलिक्स में लिखना है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना, इटैलिक्स में लिखना है हमें। और वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज, ये जो वर्ड आ रहे हैं जैसे मैंगीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस, ये सब क्या है, लैटिन लैंग्वेज से वर्ड लिए गए हैं। क्यों लैटिन से लिए गए हैं, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज होती है। कैसी होती है, डेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट नेम है ना, साइंटिस्ट का नाम है ना, ये एक तो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, दूसरी बात रोमन्स में लिखा जाता है। किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, रोमन्स में। और इसको नेवर अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, सारी बात बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया तुम्हारे। और ये मैंने बताया ही कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाटा कि जो स्पीसीज जो नॉन है ना वो कितनी हो चुकी हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन के लिए जो हेरार्की है, इसको हेरार्की कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो क्या है, जैसे किसी का भी क्लासिफिकेशन करना है तो किस ऑर्डर में लिखोगे आप। जैसे मैंने कहा, हम कौन है, ह्यूमन। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। हाँ, ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन करना है तो सबसे जो टॉपेस्ट कैटेगरी है ना वो क्या है, किंगडम। जो टॉपेस्ट कैटेगरी है ये क्या है, किंगडम। उसके बाद क्या आता है, फाइलम। फाइलम एनिमल के लिए यूज करा जाता है, प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज किया जाता है। डिवीजन और फाइलम के बाद आता है क्लास। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, एंड देन जीनस, एंड देन स्पीसीज। इस तरीके से नाम बनता है। जैसे देखो मैं दिखाता हूं,
ह्यूमन है, ठीक है। तो ह्यूमन है, अब इस ह्यूमन का हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो किंगडम क्या है इसका ह्यूमन का? एनिमलिया। इसका फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। किस क्लास में आता है? मैमेलिया। कौन सी क्लास है इसकी? मैमेलिया। और कौन सा इसका ऑर्डर है? ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। और इसकी फैमिली कौन सी है? होमोनिडी। और इसका जीनस क्या है? होमो। और इसकी स्पीसीज क्या है? सैपियंस। तो देखो इस ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। समझने आया? अब जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर इंक्रीज होंगे। जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो भाई, क्लोजेस्ट आ रहे हो आप, तो नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। पूछा जाता है ये। और जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो यानी किंगडम की तरफ जा रहे हो तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या? कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझने आया? बिल्कुल, ठीक है। अब बात आती है आपकी स्पीसीज। अब देखो हमने एक एक कैटेगरी पढ़ी है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी पढ़ी है एक एक को। अब इस एक एक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली बात आती है स्पीसीज। स्पीसीज होती क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर करेक्टर विच कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या है स्पीसीज? ऐसे ग्रुप, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो क्या करते हैं, उनके करेक्टर सिमिलर हों, और दूसरी बात वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, मतलब रिप्रोड्यूस करके क्या कर सकें? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। जैसे हाँ, अमेरिका की ह्यूमंस हैं और क्या कहते हैं इंडिया के हैं, तो भाई हैं तो ह्यूमन ही, इनकी स्पीसीज तो एक ही है, सैपियंस, ठीक है ना। ये अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम कुत्ते से रिप्रोड्यूस करें, करना चाहें तो हो जाएगा, नहीं, उनकी स्पीसीज ही बदल गई। समझने आ गया? जैसे मंकी हैं, हम मंकी से थोड़ी ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी भी स्पीसीज बदल गई। तो ये है, ये मतलब है, ठीक है। अब स्पीसीज जो है, स्पीसीज टर्म किसने दिया? जॉन रे ने दिया। क्या दिया? स्पीसीज जो टर्म दिया है वो किसने दिया है? जॉन रे ने दिया है। अब जॉन रे ने टर्म दिया, स्पीसीज समझने आ गए। स्पीसीज क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। जो एक कंसेप्ट दिया गया किसके द्वारा? अर्नस्ट मेयर के द्वारा। मेयर के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया स्पीसीज के बारे में, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। इनने क्या कहा? इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज। क्या? इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के, जैसे हम होमो सैपियंस यानी सैपियन सैपियन, ठीक है, हैव कैपेसिटी टू इंटरब्रीड, कैपेसिटी टू इंटरब्रीड, दस दे कैन एक्सचेंज जीन। बिल्कुल सही बात है भाई। हम किसके साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं? केवल अपनी स्पीसीज के साथ। घोड़े के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ रहे हो? घोड़ा ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आपका रिप्रोड्यूस करेगा क्या कहते हैं शेर से। समझ रहे हो? तो ये बात है। तो ये बिल्कुल बात कही गई, इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर स्पीसीज हैव कैपेसिटी टू इंटरब्रीड, दस दे कैन एक्सचेंज जीन्स। अब दूसरी बात क्या कही? इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज कांट इंटरब्रीड, सो स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ऑल्सो अ जेनेटिकली क्लोज सिस्टम। समझने आया? ये क्या कह रहा है कि दो डिफरेंट स्पीसीज है ना, दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। हम ऐसा थोड़ी ना मंकी से रिप्रोड्यूस करने लग जाएंगे, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कर तो सकते हो मगर हो नहीं सकता। तो ये क्या बनाते हैं? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, और इसे क्या कहते हैं? जेनेटिकली क्लोज सिस्टम बनाते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है। अब देखो, जो आपके बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या है? पहली बात तो ये है, बैक्टीरिया इज अ नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज। ये बात आपको याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखो कि जो बैक्टीरिया है वो ना, वो नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज है, ठीक है। हम अब दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि दो डिफरेंट स्पीसीज है ना वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती, मगर जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं ना वो रिप्रोड्यूस कर देती हैं। जैसे हॉर्स और डंकी, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं ये, हॉर्स और डोंकी। तो ये क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं, और ये एक हिन्नी बनती है और एक डोंकी बनती है। जब हिन्नी कैसे बनती है? जब हॉर्स है ना वो मेल होना चाहिए और डोंकी है वो फीमेल होनी चाहिए, तो हिन्नी बनेगी।
और म्यूल कैसे बनता है, जब डोंकी होता है ना वो मेल होना चाहिए और हॉर्स है ना वो फीमेल होनी चाहिए, तो डोंकी म्यूल बनता है। मगर ये दोनों ही कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, ठीक है ना। तो ये ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स में आते हैं। जल्दी से आओ, ये वैसे एनसीईआरटी में अभी दिया नहीं है, यहाँ पे इसमें लिविंग वर्ल्ड में दिया नहीं है, ठीक है। अब आओ, नोट याद रखो, ये तो मैं वैसे ही पहले ही बता दूंगा। नोट, जो पैंथेरा जीनस है ना उसके अंदर 3 स्पीसीज आती हैं, लियो, टिग्रिस एंड पार्डस। ये अभी आगे भी बताऊंगा। अब ये देखो, ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की और कई बार पूछी जा चुकी है, नोट में मैं बता रहा हूँ। फैमिली इज करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। क्या, जो फैमिली है वो किसके द्वारा करेक्टराइज करी गई है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है ना। जो प्लांट्स की, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो आपका फैमिली है उसे कैसे करेक्टराइज करा जाता है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर को देखकर। समझने आया, ये डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट पूछा गया है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बात आती है आपकी, अब हम क्या कहते हैं, ये एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं कि किस जीनस के अंदर कौन सी स्पीसीज है और किस फैमिली के अंदर किस फैमिली के अंदर कितने जीनस हैं और किस ऑर्डर के अंदर कितने फैमिली हैं, ये सब दिया हुआ है। इसको चार्ट के थ्रू याद करेंगे, एनसीईआरटी में तो लिख के दे दिया है, ऐसे याद नहीं होगा, चार्ट से ही याद होगा। देखो चार्ट क्या कह रहा है, इधर से नीचे से स्टार्ट करेंगे। जो टाइगर है, टिग्रिस, ये टाइगर की स्पीसीज है। टिग्रिस क्या है, टाइगर की स्पीसीज है। और लियो क्या है, लायन की स्पीसीज है। और पार्डस, पार्डस जो लगड़बग्गे होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। तो ये टिग्रिस, लियो एंड पार्डस, समझ रहे हो। ये जो स्पीसीज है ये कौन से जीनस के अंदर आती है, पैंथेरा के अंदर आती है। कौन से जीनस के अंदर आती है, पैंथेरा। तो देखो टाइगर का पूरा नाम क्या हो गया, पैंथेरा टिग्रिस। लाइन का क्या आ गया, पैंथेरा लियो। और ये क्या आ गया, पैंथेरा पार्डस। समझने आया। तो जो हमारा जो पैंथेरा जीनस है उसके अंदर कितनी स्पीसीज आती हैं, 3। और जो फेलिडी फैमिली है, फेलिडी फैमिली है, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से अच्छी तरीके से समझने आएगा। देखो हमारा जो एनिमलिया किंगडम है उसके अंदर हम कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। कौन से फाइलम की बात कर रहे हैं, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, मैमेलिया की बात कर रहे हैं। कौन सी, अब मैमेलिया क्लास है ना, मैमेलिया क्लास के अंदर 2 हमारे ऑर्डर आते हैं। कौन कौन से, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। कार्निवोरा और प्राइमेटा। प्राइमेटा के एग्जांपल है मंकी, गौरीला, गिब्बन। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कार्निवोरा के अंदर हमारे क्या है, ये कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है। इसके अंदर 2 फैमिली आती हैं, फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी। कैनिडी में कौन, कैनिडी फैमिली किसकी है, डॉग की। डॉग की कोई आपसे अब एनसीईआर ये डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा नीट में कि डॉग की कौन सी फैमिली है। डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडी, ठीक है ना। अब फेलिडी, फेलिडी जो फैमिली है उसके अंदर 2 जीनस हैं। कौन कौन से, पैंथेरा और फेलिस, ठीक है। पैंथेरा एंड फेलिस। फेलिस, जो फेलिस जीनस है वो किसका जीनस है, कैट का। ये भी डायरेक्ट पूछ लिया है, कैट का जीनस क्या है और कैट की फैमिली कौन सी है। टाइगर और कैट की फैमिली एक ही है, ठीक है। और ये पैंथेरा के अंदर टिग्रिस, लियो एंड पार्डस आते हैं। ये डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है। समझने आया। अब देखो प्लांट की बात करते हैं। देखो प्लांट क्या है, ये प्लांटी क्या है, ये किंगडम है। क्या है, किंगडम है। अब इस किंगडम के अंदर फाइलम है एंजियोस्पर्म। किंगडम के अंदर क्या है, एंजियोस्पर्मी का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्मी का मतलब क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट। समझने आया। अब देखो ये क्या है, डिवीजन। अब इस डिवीजन के अंदर हमारी फैमिली है डाइकोटिलिडोनी एंड मोनोकोटिलिडोनी। डाइकोट और मोनोकोट आते हैं। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से इनके सफिक्स की तरफ ध्यान दिया करो। डायरेक्ट एम्स में एक बार यही पूछ लिया गया था कि फैमिली का सफिक्स क्या होता है, वो ये फैमिली बोल गया मैं। ये क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। ये क्या है, आपका डिवीजन है। ये क्या है, डिवीजन है। और ये क्या आ गई, आपकी क्लास आ गई। ये क्या आ गई, क्लास आ गई। तो आपसे ये एक बार आपका एम्स में यही क्वेश्चन आ गया था कि फैमिली का सफिक्स क्या है। तो ये सफिक्स भी पूछे जाते हैं कि प्लांट में जो क्लास का सफिक्स क्या होता है,
वो ये होता है डाइकोटिलिडोनी, EAE ये होता है सफिक्स, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म में दो आपके क्लासेस हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब जो डाइकॉट वाली है ना उसके अंदर दो ऑर्डर आते हैं, एक सेपिंडल्स एंड एक पॉलीमोनियल्स, ठीक है ना। मैंगो इसी वाले ऑर्डर में आता है, सेपिंडल्स में ही आता है, ठीक है। जो मैंगो है अपना वो इसी ऑर्डर में आता है। अब जो देखो आपका पॉलीमोनियल ऑर्डर है ना, पॉलीमोनियल ऑर्डर है उसके अंदर दो फैमिली आती है, सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है ना। कौन कौन सी? सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है ना, ये आती है। अब देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पॉलीमोनियल्स केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल करेक्टर। डायरेक्ट इनको इन लाइनों को याद रखना होता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में यही दे दिया जाता है। अब एनटीए यही तो कर रहा है, समझ में आ रहे हो, समझने आ रहा है, ठीक है ना। पॉलीमोनियल्स की दो फैमिली हैं, सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। अब देखो ये एम्स में यही क्वेश्चन आया था कि फैमिली का सफिक्स क्या होता है, तो ये बताना होगा आपको AC, ठीक है। अब जो सोलेनेसी फैमिली है ना उसके अंदर हमारे 3 जीनस आते हैं, सोलेनेसी के अंदर 3 जीनस आते हैं, कौन कौन से? पेटूनिया, सोलेनम एंड दतूरा। कौन कौन से? पेटूनिया, सोलेनम और दतूरा। अब जो सोलेनम जीनस है ना इसके अंदर 3 स्पीसीज आती हैं, कौन कौन सी? ट्यूबरसम, निगरम एंड मेलोनोगेना। जो ट्यूबरसम है वो पोटाटो है इसमें, ठीक है ना। ये जो पोटाटो की स्पीसीज कौन सी है? ट्यूबरसम। और मकोई की स्पीसीज कौन सी है? निगरम। और जो ब्रिंजल है उसकी स्पीसीज कौन सी है? मेलोनोगेना, यानी हमारा बैगन की मेलोनगेना है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट तुम्हें याद करना है, ये मैंने बहुत सिंपलीफाई कर दिया है, ठीक है। इस चार्ट को डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब आता है वो ये अब देखो एनसीईआरटी ने 2 एनिमल के और 2 प्लांट्स के आपको क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं और डायरेक्ट पूछे भी जा रहे हैं ये नीट में, तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी तो ह्यूमन वाला तो बता ही दिया था। हाउस फ्लाई का देखो हाउस फ्लाई क्या है, हाउस फ्लाई को देखो, हाउस फ्लाई क्या है? एक एनिमल है, तो एनिमल है तो वो कौन सा किंगडम हो गया उसका? एनिमलिया। फाइलम कौन सा है उसके? हाउस फ्लाई के जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, तो ये ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर? ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आ जाएगी। और इसकी क्लास क्या रहेगी? इंसेक्टा, क्योंकि हमारी 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं। और ठीक है ना, इसका ऑर्डर क्या है? डायप्टेरा है, ठीक है ना। और इसकी फैमिली क्या है? मस्किडी है। और इसका जीनस क्या है? मस्का है। एंड इसका स्पीसीज क्या है? डोमेस्टिका है। अब देखो मैंगो है वो क्या है? मैंगो एक प्लांट है, ठीक है ना। तो मैंगो कौन सी स्पीसीज, उसका किंगडम क्या है? प्लांटी। उसकी डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी, ठीक है। इसका क्लास क्या है? डाइकोटिलिडोनी, ठीक है। और इसका आपका ऑर्डर क्या है? सेपिंडल्स। और इसका फैमिली कौन सी है? एनाकार्डियेसी। और इसका जीनस कौन सा? मैंगीफेरा। और इसकी स्पीसीज क्या है? इंडिका, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, वीट भी क्या है? एक प्लांट है, तो प्लांटी इसका किंगडम हो गया। और इसकी डिवीजन क्या हो गई? एंजियोस्पर्मी हो गई। और इसकी क्लास क्या हो गई? मोनोकॉट हो गई, मोनोकॉटिलिडोनी हो गई। और जो इसका आपका इसका ऑर्डर है वो पॉयल्स है। और जो इसकी फैमिली है वो पॉयसी है। और जो इसका जीनस है वो ट्राइटिकम है। और जो इसका स्पीसीज है वो एस्टिवम है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो इन्हें। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द टेक्सॉन एंड कैटेगरी। देखो हम अब क्या, हम जो क्लासिफिकेशन ये करते हुए आ रहे हैं तो इनमें डिफरेंस जानना होगा, किसमें? टेक्सॉन और कैटेगरी में। टेक्सॉन और कैटेगरी होती क्या है? जैसे मैंने कहा, देखो टेक्सॉन क्या होता है और कैटेगरी क्या होती है। पहले तो ये देखो, टेक्सॉन है ना, ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। टेक्सॉन क्या है? ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जो कैटेगरी क्या है? मैन मेड ग्रुप है। कहने का मतलब क्या है? टेक्सॉन क्या होता है? जैसे मैंने कोई भी फीचर देखा, जैसे मैंने कहा फ्लावरिंग प्लांट है, क्या है? फ्लावरिंग प्लांट। जिन प्लांटों पे फ्लावर निकलते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, ये मैंने देख लिया। तो ये एक एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनमें जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो मैंने देख लिए। अब साइंटिस्टों ने सोचा, अब साइंटिस्टों ने कहा कि भाई हाँ, जिनमें फ्लावर होता है उन्हें फ्लावरिंग प्लांट कह देते हैं। अब इन फ्लावरिंग प्लांट को हमें रखना किस में है? क्या? फ्लावरिंग प्लांट को अब रखना किस में है?
तो फिर उन्होंने एक कैटेगरी को बनाया। भाई लिव ये चीज़ें तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, नेचर ने हमें दी हैं कि फ्लावर दिए हैं। अब साइंटिस्टों को आसानी करनी है पढ़ाई को, पढ़ने के लिए उनके क्लासिफिकेशन के लिए आसानी करनी है, तो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई कि जहाँ पर जिन प्लांटों में फ्लावर आएंगे उनको रख देते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मी जो हमारा एंजियोस्पर्मी जो डिवीजन है उसमें रख दो इसे। तो देखो फ्लावरिंग प्लांट को किसमें रख दिया? कैप्टन एंजियोस्पर्म। ठीक है, और एंजियोस्पर्म क्या है? डिवीजन लेवल की कैटेगरी है। तो कैटेगरी और टैक्सॉन में डिफरेंस समझने आ गया। कोई भी करेक्टर है लिविंग, मतलब करेक्टर है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, वो क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो टैक्सॉन है। अब हमने एक कैटेगरी बना दी उन्हें रखने के लिए, यानी ये मैन मेड ग्रुप हो गया, इसको क्या कह दिया हमने? कैटेगरी। अब जैसे 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेंस इंसेक्ट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, कि जिनके हमारे 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। ठीक है, उनको हमने एक साइंटिस्टों ने एक ग्रुप बना दिया उनके लिए, उस जिसे हम जानते हैं इंसेक्टा के नाम से। ये एक कैटेगरी हो गई। ये किस क्लास लेवल की कैटेगरी हो गई? समझने आया? ये है। और टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। जो टैक्सा है ना, वो किसी भी लेवल ऑफ कैटेगरी का हो सकता है भाई, समझ रहे हो? टैक्सा है वो किसी भी लेवल ऑफ कैटेगरी का हो सकता है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यानी कितनी बार नहीं आया क्वेश्चन, समझ में आया? अब आ जाते हैं हम टैक्सोनॉमिक एड्स पर। किस पर आ रहे हैं हम? टैक्सोनॉमिक एड्स पर आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम हर कोई जानता है क्या होता है, सब 11th-12th पास करके आए हुए हो, कुछ बच्चे 11th-12th में हो, हर्बेरियम फाइल बनानी होगी। हर्बेरियम फाइल में हम क्या करते हैं? हर्बेरियम फाइल में हम करते क्या है? जो प्लांट होता है या पत्ती, उसको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और चिपका देते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट ऑन हर्बेरियम सीट अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड ह्यूकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर्बेरियम में हमें कौन सा क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं? हम किसके अकॉर्डिंग हम लेबलिंग करते हैं? बाय द बेंथम ह्यूकर क्लासिफिकेशन। डायरेक्ट पूछा गया है ये क्वेश्चन, यानी मोस्ट एक्सेप्टेबल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना प्लांट का, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? बेंथम ह्यूकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर्बेरियम सीट का फाइल, सीट का जो साइज है ना, वो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, मगर तब भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 41 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। हाँ, ये एनसीईआरटी में दिया है। हर्बेरियम सीट है ना, इज लेवल्ड बाय, ठीक है, हर्बेरियम सीट इज लेवल्ड बाय डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। जो हर्बेरियम सीट है हमें इन चीज़ों से लेवल करनी पड़ती है। उसमें क्या लिखना पड़ता है? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, स्पेसीमैन का इंग्लिश और बॉटनिकल नेम, जैसे मैंगो का हमने पत्ता लगा दिया तो उसमें हमें उसका मैंगो इंग्लिश नेम लिखना पड़ेगा, और मैंगीफेरा इंडिका उसका बॉटनिकल नेम लिखना पड़ेगा। समझ नहीं आया? कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट करा, जैसे तुम कलेक्ट करके ला रहे हो तो तुम अपना नाम लिखो, कलेक्टर्स नेम। ठीक है, और उसकी फैमिली के बारे में भी लिखना पड़ेगा, मतलब फैमिली का नाम भी लिखना। तो कौन सी चीज़ें हैं? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश एंड बॉटनिकल नेम, कलेक्टर्स नेम, फैमिली। ठीक है ना, ये 4 चीज़ें हम लिखेंगे। ठीक है, ऐसी 2017 में क्वेश्चन आ गया था, नीट 2017 में। उसमें ये दे दिया था कि हाइट को भी हम लेवल करते हैं क्या? तो हाइट ऑफ द प्लांट नहीं लेवल करते हैं। तो ये तुम्हें डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट आना चाहिए। अब आता है एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, हर्बेरियम इज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। सही बात है, क्विक रेफरल है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा? हर्बेरियम क्विक रेफरल है। ठीक है ना, और यहाँ से तुम एक और चीज़ बताओ, ये हम हर्बेरियम में देखते क्या? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखते हैं। समझने आ गया? तो हमारा हर्बेरियम खत्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है? बेंथम ह्यूकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से करते हैं। हर्बेरियम सीट किस किस से लेवल्ड करी जाती है, और ये क्विक रेफरेबल है। ये तो जाने कितनी बार नहीं क्वेश्चन आया ये वाला तो। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं। समझने आया? ठीक है, अब आता है दूसरा, बॉटनिकल गार्डन। दूसरा क्या आता है आपका? बॉटनिकल गार्डन। तो जो बॉटनिकल गार्डन है वो क्या है? लिविंग हर्बेरिया। अब इसमें भी क्या पढ़ना है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है। बॉटनिकल गार्डन हर कोई जानता है, जहाँ पे प्लांट, लिविंग प्लांट रह रहे होंगे।
मतलब प्लांट अपने हैबिटाट में रह रहे होंगे। बॉटनिकल गार्डन, लिविंग हर्बेरिया, चलता मतलब ये लिविंग हर्बेरिया है। जो हमारा हर्बेरियम था उसमें क्या था, ड्राइड एंड प्रेस्ड लीव्स वगैरह, प्लांट वगैरह रखे जाते थे, ठीक है, पौधे रखे जाते थे। मगर यहाँ पर क्या है, ये लिविंग हर्बेरिया है, इसमें लिविंग रखे जाएंगे। लिविंग प्लांट लेबल्ड बाय साइंटिफिक एंड बॉटनिकल नेम एंड इट्स फैमिली। देखो इधर भी क्या था, साइंटिफिक और इंग्लिश और बॉटनिकल नेम था। यहाँ पर साइंटिफिक भी, भाई प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है ना उसी को तो बॉटनिकल नेम कहते हैं, तो साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम लिखा जाना चाहिए, और उसकी फैमिली इससे लेबल्ड होते हैं। जो प्लांट बॉटनिकल गार्डन में होते हैं वो इन दोनों चीज़ों से लेके हुए होते हैं। और आपने देखा भी होगा वन विभाग, कभी जाओ तुम तो तुमने प्लांटों पर, रोड के किनारे भी देखते हो आप, प्लांट लगे होते हैं, उन पर कहीं कहीं पर फैमिली का नाम लिखा होता है, और क्या कहते हैं उनका साइंटिफिक नेम भी लिखा होता है, ठीक है। ये एक एक्सिटू कंजर्वेशन है, किसके लिए, एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट। बॉटनिकल गार्डन क्या है, ये एक्सिटू कंजर्वेशन है, समझ रहे हो। एंडेंजर्ड किसके लिए, एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट। अब इस ये एनसीईआरटी में तीनों दिए हुए हैं कि बताओ कहाँ कहाँ के बॉटनिकल गार्डन। जो रॉयल और फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो सबसे बड़ा कहाँ पर है, क्यू इंग्लैंड में। रॉयल फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, क्यू इंग्लैंड में है। कहाँ पर है, क्यू इंग्लैंड में। और जो हमारा इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पर है, हावड़ा में है, इंडिया में, कलकत्ता में है, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया में। डायरेक्ट तीनों याद रखना, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम म्यूजियम पर। ये टेक्सोनॉमिकल एड, कौन सी टेक्सोनॉमिकल एड है, तीसरी। क्या पढ़ रहे हैं आप, म्यूजियम। म्यूजियम क्या है, अरे सबको ही जानता है, कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट। कोई भाई लिविंग थोड़ी ना रहते हैं म्यूजियम में, हमारे डेड प्लांट एंड एनिमल रहते हैं। कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एज स्पेसीमेन, ठीक है। डेड प्लांट एंड एनिमल म्यूजियम होता है। दीज स्पेसीमेंस आर प्रिजर्व्ड इन एल्कोहल एंड फॉर्मलिन सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है। अरे तुमने बायोलॉजी की लैब देखी होगी, उसमें भी तो स्पेसीमेन रहते हैं, वो एक तरीके से म्यूजियम ही मान लो उसको। तो उसमें क्या कहते हैं, किस में रखे जाते हैं जो स्पेसीमेन, एल्कोहल और फॉर्मलिन में रखे जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन जार और कंटेनर, ठीक है। अब देखो इंसेक्ट कैसे रखे जाते हैं, इंसेक्ट कैसे रखे जाते हैं, इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। कैसे, आफ्टर कलेक्ट करो, किल करो और पिनिंग करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा ये, ठीक है। इंसेक्ट कैसे रखे जाते हैं, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग किसके अंदर, इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। समझ नहीं आया। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। स्टफ्ड का मतलब क्या है, भूसा भर देते हैं उनके अंदर, तब रखे जाते हैं। बर्ड्स और मैमल्स हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इंसेक्ट रखे जाते हैं स्टफिंग करके, या लार्ज एनिमल रखे जाते हैं लाइक एनिमल, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, स्केलेटन ऑफ एनिमल भी रखा जाता है। जो हमारा म्यूजियम है उसमें स्केलेटन ऑफ एनिमल भी रखा जाता है, ठीक है। अब देखो चौथी टेक्सोनॉमिक एड, देखो जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क के बारे में सभी जानते हो। ये क्या कर रहे हैं, एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल। कौन रखे जाते हैं हमारे जूलॉजिकल पार्क में, जो ऐसे एनिमल जैसे टाइगर है, ये सब एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे हिरण है, समझ रहे हो, हिरण है जो, वो आपके क्या कहते हैं, इनमें रखे जाते हैं। तो ये एक्सिटू कंजर्वेशन, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, ये रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं, रखे तो वो भी जाते हैं जो एंडेंजर्ड नहीं है, मगर क्या कहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल पार्क होते हैं। अब बात आते हैं आपकी टेक्सोनॉमिक कीज। टेक्सोनॉमिक कीज क्या होती हैं, इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। देखो अभी समझाएंगे इसे, पहले पढ़ लो। जो टेक्सोनॉमिक की होती हैं वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं, किसके, प्लांट और एनिमल के, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। हम क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं करेक्टरों को, जैसे मैं बताऊंगा अभी। दीज कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज कॉल्ड कपलेट। जो ये करेक्टर हम लिखते हैं इनको क्या कहते हैं, कपलेट कह देते हैं। और जो ईच स्टेटमेंट है ना कपलेट का जो ईच स्टेटमेंट है उसी को क्या कह देते हैं, लीड या की, लीड कहते हैं।
कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है, पढ़ लो अभी। कीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टेक्स्ट, ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, डायरेक्ट याद करनी है। और यहीं से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से की से आ रहा है। और ये 4 इंपॉर्टेंट, ये फ्लोरा फोना और ये मैनुअल्स मोनोग्राफ कैटलॉग से आ रहा है, और टेक्सोनॉमिक की से आ रहा है, और आपका क्या कहाँ से आ रहा है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से आ रहा है। यहीं से तो क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले समझो अब मतलब क्या है। जैसे कि बैट लिया मैंने, फ्रॉग लिया, बर्ड लिया, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब ये तीनों रखे हुए हैं आपके पास। अब आप उनको देखो, आपको देखो चमगादड़ में बैट है जो, उसमें क्या दिखाई देगा, उसके एक्सटर्नल ईयर दिखाई देंगे। तो आपने कहा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। हमने 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रख दिए, 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ले लिए कि एक में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है और एक में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। अगर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो वो बैट है, और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो फ्रॉग और बर्ड है। तो ये ईच स्टेटमेंट है ना, पहली बात तो ये दोनों चीज़ें हैं जो ये क्या हुआ, कपलेट हुआ। क्या हुआ, ये दोनों कपलेट हुआ। और ये ईच स्टेटमेंट है, ये क्या है, लीड है, ठीक है। तो बात क्लियर हुई कि दीज कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज कॉल्ड कपलेट एंड ईच स्टेटमेंट इन कपलेट इज कॉल्ड लीड। क्या कहते हैं इसे, लीड। अब देखो ये समझने आ गया। तो हमने कह दिया कि जिनके एक्सटर्नल ईयर होंगे वो बैट होगा, चमगादड़ होगा, और जिसके एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होंगे वो फ्रॉग और बर्ड होगा। अब हमने दूसरी की ली, उसमें कहा विंग प्रेजेंट और विंग एब्सेंट। अब देखो ये भी एक लीड हो गई, ये भी एक लीड हो गई, उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम, कपलेट। यही तो की पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी बताओ हमारे क्लासिफिकेशन में हेल्प नहीं कर रही है, समझ रहे हैं। तो ये विंग्स आर प्रेजेंट तो वो बर्ड हो जाएगा, विंग्स आर एब्सेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। तो ये समझने आ गया। अब देखो आउट ऑफ 2 लीड 1 इज एक्सेप्टेड अनदर इज रिजेक्टेड, वो तो सही बात है। हमें क्या कहते हैं, एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक को रिजेक्ट करना। तो टेक्सोनॉमिक की समझने आई। बस तुम्हें डायरेक्ट याद क्या रखना है कि हमें क्या कहते हैं, ये जो टेक्सोनॉमिक की हैं वो क्या करती हैं, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। किनकी, प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज की। किसके बेसिस पर, आ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को ही क्या कहते हैं हम, कपलेट कहते हैं। और जो कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को ही क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और जो कपलेट के अंदर ईच स्टेटमेंट होता है उसे लीड कहते हैं, ठीक है। और जो कीज होती हैं वो एनालिटिकल नेचर में होती हैं। देखो दोनों एनालिटिकल नेचर में ही तो हैं, समझने आ गया। तो टेक्सोनॉमिक की हो गया, यही याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जो कि हमें ये भी टेक्सोनॉमिकल में और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला आता है फ्लोरा। बताओ फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा डिस्क्राइब्ड अबाउट द हैबिटाट एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। फ्लोरा क्या, किसके बारे में बताता है, प्लांट के बारे में। ध्यान रखो किस किस के बारे में, एक तो हमारे प्लांट के हैबिटाट के बारे में बताता है, और दूसरा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है उसके, कि कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्लोरा होता है। मैनुअल्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज। मैनुअल क्या है, लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। किस एरिया में कौन सी स्पीसीज प्लांट की पाई जाती है, उनके नेम देता है, उनकी लिस्ट है, नेम की लिस्ट है, समझ रहे हो। तो इसको क्या कहते हैं, मैनुअल। मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सा, किसी भी टेक्सा तो समझते ही हो आप, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, इंसेक्ट है, तो किसी एक टेक्सा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे तो वो किस कैटेगरी में जाता है, मोनोग्राफ। कैटालॉग क्या है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है स्पीसीज का, ये कैटालॉग है। डायरेक्ट याद करो, इसी जगह से तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो देखो लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो गया, 1 शॉर्ट वीडियो थी ये। अब इस लिविंग वर्ल्ड को आपको अच्छी तरीके से समझने आया है, आपका फ़ायदा हो रहा है। और ये शॉर्ट नोट्स की तरीके से मैंने जल्दी से करा दिया है इसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, ठीक है, थैंक यू।